हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन ऑफ दिस गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल। आप सभी को पता होगा कि जब भी हम प्रयोग करते हैं दिस, दैट और दीज, दोज का, तो दिस दैट के बाद में सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है और दीज, दोज के बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो यूज़ किया गया गर्ल्स प्लूरल फॉर्म में है, उससे पहले दिस का प्रयोग किया गया है जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम दीज का प्रयोग करेंगे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। इस वजह से फर्स्ट आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, ग्रांटिंग दैट ही हैज़ अ वेरी इन्फ्लुएंस ही कैन नॉट इंजर अस। ग्रांटिंग दैट की मीनिंग होती है कि ये मानते हुए कि ही हैज़ वेरी इन्फ्लुएंस, यानी कि वो जो है बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। ही कैन नॉट इंजर अस, वो हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो ये जो गिवन सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वाटर ड्रॉन फ्रॉम अ म्यूनिसिपल रिजर्वेयर और प्राइवेट वेल इज लाइकली टू कंटेन ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स और बैक्टीरिया। ये कहना चाहते हैं वाटर जो कि लाया जाता है म्यूनिसिपल रिजर्वेयर से और प्राइवेट वेल से लाया जाता है, उसमें लाइकली यानी कि पॉसिबली होता है। लाइकली की मीनिंग होता है पॉसिबली, संभावना ये होती है कि उसके अंदर ट्रेसेस मिले मिनरल्स के और बैक्टीरिया के। तो ये जो सेंटेंस यहाँ पर म्यूनिसिपल रिजर्वेयर का प्रयोग किया गया है ये सही नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट वेल का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका जो होगा वो पब्लिक टैंक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रिजर्वेयर जो होता है जलाशय होता है तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो सूटेबल है नहीं। तो प्राइवेट टैंक का प्रयोग करेंगे कि जो प्राइवेट टैंक होते हैं यानी कि जो पब्लिक टैंक होते हैं या प्राइवेट वेल होते हैं, वेल मीन्स यहाँ पे कुआं होता है, तो जो प्राइवेट टैंक होते हैं या पब्लिक वेल होता है दोनों में चांसेस होते हैं या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं मिनरल्स और बैक्टीरिया के पाए जाने की। इस वजह से सही आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर, आई विल बाय द हाउस प्रोवाइडेड इट इज़ क्वाइट साउंड। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम प्रयोग करते हैं प्रोवाइडेड का, तो प्रोवाइडेड के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और उससे पहले का जो सेंटेंस होता है उसको हम सिंपल फ्यूचर में यूज़ करते हैं। यदि अब इस सेंटेंस को देखेंगे तो उससे पहले सिंपल फ्यूचर का प्रयोग किया गया, आई विल बाय अ हाउस, और बाद में यूज़ किया गया सिंपल प्रेजेंट का। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए सही आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसकी मीनिंग क्या होती है, आई विल बाय द हाउस, मैं घर को खरीद लूँगा, प्रोवाइडेड बशर्ते कि इट इज़ क्वाइट साउंड, वो अच्छा होना चाहिए। और ये प्रोवाइडेड के साथ एक कंडीशन नहीं होती बल्कि बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, जैसे कि अनलेस है, अनटिल, टिल, इन केस, एज सुन एज, प्रोवाइडेड। इन सभी के साथ जस्ट बट जो भी सेंटेंस आएगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करेंगे और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, द पुलिस फाउंड अ ह्यूमन बॉडी इन द फॉरेस्ट। पुलिस को एक ह्यूमन बॉडी मिली फॉरेस्ट में। आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी के लिए सूटेबल वर्ड क्या है। तो फर्स्ट है नॉन ब्रूमेड, सेकंड है कॉर्प्स, थर्ड की अगर हम बात करें तो कार्कस होता है। कार्कस होता है एनिमल की बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, और जो कॉर्प्स होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है। इस वजह से आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी के स्थान पे यूज़ किया जाएगा कॉर्पस, जिसके माने होता है ह्यूमन बॉडी यानी कि लाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, इट वॉज फॉर्चुनेट दैट द टाइम बॉम्ब हैड बर्स्ट ओनली आफ्टर द क्राउड हैड डिस्पर्स्ड। तो ये जो बम होता है, बम के फटने के लिए, जिससे टायर वायर जब फट जाता है तो उसके लिए हम बर्स्ट का प्रयोग करते हैं, हवा निकल गया उसमें से। लेकिन जब हम बॉम्ब के फटने की बात करते हैं तो बॉम्ब के फटने के लिए एक्सप्लोड का प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा एक्सप्लोजन का प्रयोग किया था, बॉम्ब एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव माने विस्फोटक, एक्सप्लोड की मीनिंग होता है विस्फोट होना, तो बम का विस्फोट हो गया। इट वॉज फॉर्चुनेट इनफ, यानी कि बहुत ही फॉर्चुनेट यानी भाग्य की बात थी कि जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, आफ्टर द क्राउड हैड डिसअपियर्ड या डिस्पर्स्ड, डिस्पर्ट के माने बिखर जाना होता है, तो भीड़ के बिखरने के बाद में बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, एक्सप्लोड। बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 है द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल की मीनिंग होती है जजों की असेंबली या जजों का समूह होता है। हैज़ पोस्टपोन द हियरिंग टू दिसंबर 15। तो जजों का समूह था उसने पोस्टपोन किया हियरिंग को यानी सुनवाई को 15 दिसंबर तक के पोस्टपोन कर दिया। यहाँ पे पुश है, डिलेड है, एडजर्न है। तो जब भी कोर्ट किसी चीज़ को डिले करती है या उसको पोस्टपोन करती है तो उसके लिए जो सूटेबल वर्ड होता है एडजर्न का यूज़ करते हैं, स्थगित करना। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, एडजर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th द अमाउंट मल्टीप्लाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो अमाउंट होता है ये कहना चाहते हैं कहीं अगर आप अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, कई गुना हो जाता है। और ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। सो द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द अमाउंट मल्टीप्लाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के बाद में जो अमाउंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 वन डे द हेयर। हेयर की मीनिंग होती है जंगली खरगोश। जी हाँ, ध्यान रखेंगे, हेयर की मीनिंग होती है जंगली खरगोश। द हेयर वन डे द हेयर बिगेन टू मेक फन ऑफ द टोर्टोइस एज इट मूव्ड स्लोली। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन आया जब खरगोश जो था टोर्टोइस का मजाक बनाने लगा क्योंकि वो बहुत ही स्लो स्लो मूव कर रहा था या चल रहा था। तो मेक अ फन ऑफ के लिए हम यूज़ करते हैं मजाक बनाने के लिए मोक सही वर्ड होता है। तो इसका सही आंसर मोक हो जाएगा। मोक मीन्स होता है किसी का मजाक बनाना और मोकरी मीन्स मजाक होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th द टीचर वॉज स्टिमुलेटेड बाय द मिस्चीवियस बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। ये कहना चाहते हैं जो उत्तेजित होना था स्टिमुलेटेड, लेकिन उत्तेजित होने की बात नहीं है। जो टीचर था मिस्चीवियस यानी कि जो बहुत ही बेकार का बिहेवियर था स्टूडेंट्स का, उसकी वजह से भड़क गया था। इवोक माने होता है किसी देवी देवता की मदद मांगना, इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना, और प्रोवोक की मीनिंग होती है भड़क जाना। तो किसी को भड़काने के लिए प्रोवोक का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस पैसिव में है यानी कि टीचर भड़क गया स्टूडेंट्स के मिसबिहेवियर की वजह से। तो सही आंसर इसका डी होगा। भड़कने के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं, प्रोवोक होता है, एक्चुएट होता है, इम्पेल होता है, इंस्टिगेट होता है और प्रोवोक होता है। इन सभी की मीनिंग होती है भड़काना या उकसाना। सो सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th वी कुड नॉट हेल्प एडमायरिंग हिज इन्वेंटिव जीनियस। यानी कि जो उसकी इन्वेंटिव जीनियस थी, वो जो जीनियस था उसको हम लोग एडमायर करने से अपने आप को रोक नहीं सके। तो इसका जो सही आंसर बनता है होना चाहिए था वी कुड नॉट हेल्प एडमायरिंग, लेकिन चूंकि ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा है तो हम चूज करेंगे वी कुड नॉट हेल्प बट एडमायर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 ही बोर डाउन ऑल अपोजिशंस विद एन आयरन हैंड। आयरन हैंड की मीनिंग होती बहुत ही अत्याचारी तरीके से। बोर होता है, जो बियर होता है बीईआर, बियर की मतलब सहन करना होता है, जन्म देना होता है। सेकंड फॉर्म दोनों के एक ही होते हैं। थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो BORN बोर्न माने सहन करना और BORN बोर्न की मीनिंग जन्म देना। जब सेकंड फॉर्म में डाउन लगा देते तो इसकी मीनिंग हो जाती किसी को कुचल देना या दबा देना। तो ही बोर डाउन ऑल अपोजिशंस, उसने सभी अपोजिशंस को कुचल दिया, दबा दिया अत्याचार तरीके से या गलत तरीके से। तो इसका सही आंसर क्या है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 द वर्कर्स आर वेरी डिटरमिन्ड ऑन फाइटिंग फॉर देयर ड्यूज। जो वर्कर्स हैं अपने ड्यूज के लिए यानी कि उनका जो पेंडिंग अमाउंट है उसके लिए वो फाइट कर रहे हैं, बहुत ही डिटरमिन्ड है, बहुत ही दृढ़ निश्चय है। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th प्लेसिंग अ टालिस्मैन। टालिस्मैन की मीनिंग तावीज़ होती है जिसको गले में पहनते हैं। लकी चार्म, लकी चार्म के मतलब भी तावीज़ होती है जिसको डोर पे लटका दिया जाता है। ऑन डोर्स और नियर द थ्रेशहोल्ड इज़ नॉट मियर सुपरस्टिशन। ये कहना था तालिस्मैन को प्लेस कर देना या फिर लकी चार्म, लकी के रूप में कोई चीज़ निशानी उठाकर दरवाजे पे लगा देना थ्रेशहोल्ड के पार, ये कोई सुपरस्टिशियस नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। तो इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, तो थ्रेशहोल्ड की मीनिंग होती है दहलीज, यानी कि दहलीज होती है। तो दहलीज मतलब जहाँ से लोग निकलते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डोर वे यानी कि प्रवेश द्वार। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर। तो ये कहना चाहते हैं किसी भी चीज़ की अधिकता जो होती है वो बेकार होती है। आपने सुना भी होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज़ की अधिकता खराब होती है। उसी चीज़ को यहाँ पर दूसरे फॉर्म में यूज़ किया गया है, दूसरे तरीके से बताया गया है कि टू मच ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की अधिकता जो होती है इज़ गुड फॉर नथिंग यूज़ करते हैं। ये फ्रेज होता है गुड फॉर नथिंग की मतलब होता है बेकार, तो गुड फॉर नथिंग यूज़ करते हैं। सही आंसर बी हो जाएगा। जैसे आपको कहना है कि वो बेकार आदमी है तो ही इज़ गुड फॉर नथिंग, वो किसी काम का आदमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16
ही कुड नॉट कोप अप विद द हैवी रश। अब इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इससे पहले आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सब में इस वर्ड को गलत माना जाता है। वो कोप विद का यूज़ सही मानते हैं, लेकिन अब इसको अपडेट किया गया है। अब जो है कोप अप विद को सही माना जाता है, जिसकी मीनिंग होती है सहन करना। ठीक है, तो अब इसको सही माना जाता है, लेकिन इससे पहले गलत माना जाता था। सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। ही कुड नॉट कोप अप विद द हैवी रश। वो हैवी रश के साथ कोप अप नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और पहले इसका आंसर होता था डी, बट अब इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ इज टू बी हम्बल। आपके जीवन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए आपको। तो पार्ट के स्थान पे सही वर्ड आएगा एस्पेक्ट। एस्पेक्ट की मीनिंग पहलू होती है, फेसेट होता है। तो आपकी ज़िंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फेसेट होता है, ये पहलू होता है, वो ये है कि आपको हम्बल रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। एक प्रोवर्ब भी है कि ऑर्नामेंट पेशेंस इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ अ मैन। जो इंसान होता है उसका कहना उसका पेशेंस होता है, धैर्य होता है। तो इस वजह से व्यक्ति को पेशेंस में रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। द प्रिजनर वॉज केप्ट इन जेल। प्रिजनर को जेल में रखा गया। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कन्फाइंड। कन्फाइंड माने किसी को किसी पर्टिकुलर जगह में रखते हैं ना, ठीक है। तो इसमें देखिए आंसर आपका ये भी सही है अगर देखा जाए केप्ट इन जेल, लेकिन चूंकि आपके एग्जाम में जो सही आंसर माना गया है वो माना गया है केप्ट इन कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो आप जाएंगे सी वाले ऑप्शन पे, केप्ट इन कन्फाइनमेंट। वैसे जो गिवन आंसर ऊपर दे रखे ये भी जो आंसर, ये ऊपर वाला आंसर ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। द स्टूडेंट्स मेट द कॉलेज अथॉरिटी whom allowed them to sit for the exam। अब इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पर कॉलेज अथॉरिटी का प्रयोग किया गया है। कॉलेज अथॉरिटी के बाद में हमें सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की ज़रूरत है। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हमारे पास केवल डी है, इस वजह से डी वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पर ऐड का प्रयोग इन्होंने कर रखा है, ये गलत है। यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग कर देंगे और हु सही आंसर होगा, क्योंकि कॉलेज अथॉरिटी व्यक्ति होते हैं और व्यक्ति के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे विच का प्रयोग कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे फॉर लगा है, लेकिन चूंकि हम कॉलेज अथॉरिटी के लिए यूज करते हैं और कॉलेज अथॉरिटी के लिए विच का प्रयोग कर नहीं सकते, इस वजह से सी वाला रॉन्ग हो जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिस स्पेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर द प्लेयर। ये जो प्लेयर होते हैं उनको इक्विपमेंट हो गया, ये जो भी प्रैक्टिस की स्पेस होगी, जगह होगी, सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें सही क्या फिल करेंगे। मच फैसिलिटी, नो इम्प्रूवमेंट, ईज फैसिलिटी, एवरी फैसिलिटी। करेक्ट आंसर इज डी, एवरी फैसिलिटी। हर प्रकार की जो सुविधा है वो प्लेयर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। टैक्स पेयर्स आर टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर प्रिविलेज। जो टैक्स पेयर्स है अपने प्रिविलेज को लेकर के कॉन्शियस होना चाहिए। तो इसमें क्या आना चाहिए, तो इसमें जो हम यूज़ करेंगे हैव टू बी, ये कंपल्सन की बात करते हैं, हैव टू बी होना चाहिए। यानी टैक्स पेयर्स को कॉन्शियस होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए अपने प्रिविलेजेस को लेकर के। सो ए इज द राइट आंसर। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।